everyone, I'm Dr. Jagjit, I'm हिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे BA1 सेमेस्टर 2 का चैप्टर 2 द खलजीज। खलजी जो है ये खलजी राजवंश भी इसको कहते हैं, खलजी डायनेस्टी हम इसको कहते हैं। तो इसका मेन जो रूलर है दैट वाज अलाउद्दीन खलजी। तो हमने इसके सब टॉपिक्स जो पढ़ने हैं, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी की जीतें। क्योंकि अलाउद्दीन खलजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास में भारत का काफ़ी इलाका उसके अंडर था। दक्षिणी भारत के भी काफ़ी इलाके अलाउद्दीन खलजी के अधीन जो हैं वो आ चुके थे। इसके अलावा हिज एडमिनिस्ट्रेशन, अलाउद्दीन खलजी एक ऐसा बादशाह था, एक ऐसा नवाब था जिसने इलाकों को सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि उनके अंदर एक बहुत ही बढ़िया प्रशासन भी स्थापित किया था। उसका प्रशासन बाद में आने वाले कई नवाबों ने फॉलो किया था। उसके बाद में एग्रेरियन रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खलजी के समय खजाने में पैसा कम था, पैसा और चाहिए था, और उसके समय पे उसने देखा कि भारत जो है या उसका इलाका जो है जहाँ पे वो राज करता है वहाँ पे मेन जो सोर्स है इनकम का दैट वाज एग्रीकल्चर। तो पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर ही एक साधन था जिसको बढ़ाना पड़ेगा, और उसने पुराना एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स किए, सुधार किए। नेक्स्ट इज मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट हम बाज़ार को कहते हैं। ये रिफॉर्म्स क्या हैं? कोई मार्केट में बदलाव ऐसा नहीं किया उसने कि मार्केट में एक तो सब चीज़ों की मार्केटिंग कर दी कि हर कोई जो चीज़ खेती बाड़ी में बेचता है इंसान, किसान, वो सारी की सारी चीज़ें एक स्पेशल मंडी में, जिसको मार्केट हम इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ लेके आई जाएंगी और उन सभी चीज़ों का प्राइस फिक्स किया जाएगा। उनको नापने तोलने के लिए प्रॉपर मेजर्स जो हैं वो रखे जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति उन चीज़ों को महंगे दाम पे बेचता है, कम दाम पे बेचता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इसलिए किया गया ताकि सरकार जो है हर किसी व्यक्ति तक हर जो ज़रूरत की चीज़ है वो बहुत आसानी से पहुंचा सके, और ये आज तक भी सिस्टम चल रहा है। द खलजीज, खलजी डायनेस्टी, खलजी राजवंश जो है ये जलालुद्दीन खलजी ने शुरू किया था 1290 ईस्वी में। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है दैट वाज कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसके ऊपर राज्य करने के लिए शुरुआत जो की गई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक राज कर सका। उसके बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया तो दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया। इल्तुतमिश के बाद में कुछ राजा आए, पर जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा बना, बादशाह बना, वो था बलबन। बलबन 1266 से लेकर 1286 तक उसने राज्य किया, और उसके बाद में एक आध और राजा आए। जो उसके बाद में एक व्यक्ति था उनके दरबार में जो एक सिपाही था, फौज का मुखी था, सेनापति था, उसका नाम था जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी ने जब ये देखा कि राज्य कमज़ोर हो रहा है, कोई बढ़िया राजा नहीं है, तो उसने फटाफट से अधिकारियों के साथ मिलके आखिरी राजा को ख़त्म कर दिया, दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया और अपना राज्य स्थापित किया। जलालुद्दीन खलजी, खलजी के नाम से खलजी राजवंश शुरू हो गया 1290 में। खलजी जो है इसकी बेटी, उसकी शादी जलालुद्दीन खलजी जो है उसने अपने भाई के बेटे के साथ में की थी, और भाई का बेटा था अलाउद्दीन खलजी। और अलाउद्दीन खलजी जो है ये काफ़ी हद तक एक्टिव था, सैनिक गतिविधियों में बहुत तेज था। तो जलालुद्दीन खलजी जो है उसका एम्पायर अभी बहुत छोटा था, दिल्ली और छोटे छोटे उसके आसपास के इलाके ही उसमें शामिल थे। उसका दामाद, उसके भाई का बेटा अलाउद्दीन खलजी बहुत ज़्यादा ताकत हासिल करना चाहता था और बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करता था, इसलिए अलाउद्दीन खलजी भी उस पर पूरा भरोसा करके उसको अलग अलग इलाकों के ऊपर हमला करने के लिए भेजता था। तो ऐसे में अलग अलग इलाकों को जीतने वाला अलाउद्दीन खलजी जो है इसने खलजी राजवंश का प्रेस्टीज बहुत बढ़ा दिया था। धीरे धीरे करके अलाउद्दीन खलजी जो है उसको ये लगने लगा कि मैं बादशाह के कहने से काम करता हूँ, मैं सारा राज्य संभालता हूँ, अगर ये सारा राज्य मेरा ही हो, क्योंकि उसको पता था कि राज्य जो नवाब है उसके बेटे को मिलता है,
जमाई होने के नाते उसको राज्य नहीं मिलेगा। काम बहुत किया था उसने, तो उसको ये लगता था कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये सारा राज्य मेरा हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा कि जलालुद्दीन खलजी जो है उसके बाद में अलाउद्दीन खलजी राजा बन जाए। वो कैसे होगा? जलालुद्दीन खलजी जो है उसको हटा के, सबके सामने उसको रास्ते से हटाना बड़ा मुश्किल था। तो अलाउद्दीन खलजी ने एक प्लान बनाया। उसने उड़ीसा के आसपास के इलाकों को जब जीता तो जलालुद्दीन खलजी को बुलाया कि आप आइए, हमने कितनी बड़ी जीत जो है वो हासिल की है, बहुत बड़ा खजाना हमने लूट लिया है। तो उसने जो समंदर का इलाका है वहाँ पे कुछ जो समुद्री जहाज है उनमें बोरे भरे हुए थे। ये बोरे दिखाने को खजाने से भरे हुए थे, पर उनके अंदर कुछ सिपाही छिपे हुए थे। जलालुद्दीन खलजी जब वो सारा का सारा खजाना देखने आए तो उन खजाने के बोरों में से जो सैनिक हैं निकल के उन्होंने जलालुद्दीन खलजी को मार दिया। वो दिल्ली से बहुत दूर थे। अलाउद्दीन खलजी दिल्ली में पहुंचे और उन्होंने आम लोगों को बताया, जनता को बताया कि जलालुद्दीन खलजी जो हैं वो अब जीवित नहीं रहे हैं और उन्होंने मुझे बादशाह बनाने के बारे में बात कह दी। तो 1300 जो 1296 ईस्वी से बने बादशाह अलाउद्दीन खलजी वो 1316 ईस्वी तक तकरीबन 20 साल तक राज करते रहे। अलाउद्दीन खलजी ने ये राज्य जो संभाला उसमें उन्होंने एक बड़ा धोखा किया, जलालुद्दीन खलजी को रास्ते से हटाने के लिए उनको ख़त्म कर दिया। पर बाकी जितना भी 20 साल का समय उन्होंने बिताया, बहुत बढ़िया राजा बने वो, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, एक्सटेंशन किया और राज्य के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, पैसे की, मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की, वो सारी की सारी उन्होंने अपने लेवल पे पर्सनली उनको सॉल्व किया और बहुत ही एक अच्छा एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। 20 सालों के समय के दौरान उन्होंने अपने एक सैनिक सेनापति मलिक काफूर को साथ में लिया और बहुत से कैंपेन उसके साथ भेजे सेना देके। तो दक्षिणी भारत में काफ़ी दूर तक उनका इलाका जो है वो जीत लिया गया था। तो अलाउद्दीन खलजी जो है जीतों के मामले में उन्होंने पहले उत्तरी भारत से शुरुआत किया। उन्होंने राजस्थान का इलाका जो दिल्ली के बिल्कुल पास में पड़ता था वहाँ के कुछ इलाकों को जीता और राजस्थान में जो उनकी सबसे बड़ी जीत मानी जाती है वो 1303 में चित्तौड़ के इलाके की जीत मानी जाती है। जो आपने ये फिल्म देखी है पद्मावत, ये उसी इलाके के ऊपर बेस्ड है क्योंकि वहाँ के जो राजा हैं राणा रतन सिंह, उनकी पत्नी पद्मावती बहुत ज़्यादा मशहूर थी अपनी खूबसूरती के लिए। तो अलाउद्दीन खलजी जो है इन्होंने चित्तौड़ के ऊपर हमला किया, 1303 में इस इलाकों को जीत लिया और इसी के बाद में अलाई दरवाज़ा जो है वो बनवाया था उन्होंने, एक विक्ट्री का अपना सिंबल बनवाया। उसके बाद में ये महाराष्ट्र के इलाके में घुसे, वो इलाका इन्होंने जीता। गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के इलाके में देवगिरी का इलाका इन्होंने जीत लिया जो आजकल महाराष्ट्र में पड़ता है। देवगिरी के इलाके में जो राजा हैं उनको इन्होंने हरा दिया और उनकी पत्नी से शादी की और उनकी बेटी के साथ में अपने बेटे खिजर खान की शादी कर दी और खिजर खान के नाम से देवगिरी का नाम खिजराबाद भी रख दिया। कई जो इलाके हैं भारत के जिनको इन्होंने जीता था, उनके जीतने के बाद में उनके इस्लामिक नाम भी रखे गए। ये बहुत कॉमन सी बात होती है जब कोई मुस्लिम बादशाह आता है, किसी इलाके को जीता है या फिर कोई इलाका उसके अंडर हो जाता है तो नाम बदल देना या मंदिरों को मस्जिद में बदल देना, या कभी कोई हिंदू राजा मुस्लिम इलाके के ऊपर जीत हासिल करता है तो वो हिंदू नाम रख देता है या मस्जिदों को मंदिरों में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत सी कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के अलग अलग इलाकों में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खलजी जो हैं पूरे बेफिक्र होकर अलग अलग इलाकों में सेनाएं भेजते थे। तकरीबन कन्याकुमारी तक उनका राज्य जो है वो स्थापित हो चुका था। कि इतने इलाके उन्होंने 20 साल के अंतराल में जीत लिए जो कि बाकी किसी बादशाह के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत कम साधन थे, लिमिटेड साधन थे, फिर भी बढ़िया इलाका बनाया। अब जीतों के बाद में जो इलाका उन्होंने जीता हुआ है उसको संभालना, उसको सेट करना, उसको मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात।
कोई राज्य, कोई देश कब अच्छा माना जाता है, कब सही सबसे बढ़िया माना जाता है, जब उस राज्य की इकोनॉमी अच्छी होगी और दूसरा वो राज्य पीसफुल होगा, वहाँ पे कोई झगड़े, आतंक कुछ नहीं होगा। तो अब बात आती है इनकम की। इनकम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की। इतना बड़ा इलाका था, अगर कोई और राजा होता तो शायद मैनेज न कर पाता। या जितने पहले राजा थे, चाहे हम समुद्रगुप्त की भी बात करते हों, समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 8 राजाओं को जीता, दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को जीता, पर उनके इलाके उन्हीं को वापस कर दिए क्योंकि दक्षिणी भारत में बार बार आना जाना बड़ा मुश्किल था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, उसने अपने सारे के सारे राज्य को अलग अलग प्रांतों में डिवाइड किया और उसके बाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद में सबसे छोटी इकाई जो बनाई वो थी गांव, और ये उसके बाद में उसने एक फौज का डिपार्टमेंट बनाया, सेना विभाग जो बनाया कि सैनिक जो हैं उनकी भर्ती करनी है, उनको तनख्वाह देनी है और उनको लड़ाई का हथियार चलाने सिखाने हैं, उनकी कब जो है उनको छुट्टी देनी है, ये सारा काम किया जाएगा। खजाने का अलग मंत्री, वो देखेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, खर्चा कहाँ पे हो रहा है, खर्चा कम होना चाहिए, आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा खजाना मंत्री रखा जाएगा। इसके अलावा न्याय विभाग, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज़्यादा न्याय पसंद आदमी था। ये माना जाता है कि वो अपने किसी खास रिश्तेदार के लिए भी न्याय के मामले में कभी समझौता नहीं करता था। अगर कोई उसका रिश्तेदार जिसने अगर कोई जुर्म किया है, गलती की है, तो उसको भी वही सज़ा मिलती थी जो एक आम व्यक्ति को मिलती थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने नाप तोल के बारे में कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत नाप तोलता है, कम सामान देता है, तो उसके चमड़ी, उसके शरीर में से उतनी चमड़ी निकाल ली जाएगी ताकि कोई भी दोबारा मार्केटिंग रूल्स को वायलेट ना करे। तो प्रशासन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बढ़िया ढंग से चलाया। अब इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने के लिए उसको इनकम भी चाहिए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अलग अलग इलाके को जीत रहा था और जीतना चाहता था। उसके लिए उसको सेना की ज़्यादा ज़रूरत थी, सैनिक चाहिए। सेना में अगर हम पुराने समय पे देखते हैं तो सेना क्या होती थी, ऐसे सैनिकों की कोई भर्ती नहीं होती थी। जब लड़ाई करने जाना है तो पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाना, चलो लड़ाई करने जाना है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते थे जिनको हथियार पकड़ना भी नहीं पता होता था कि किस तरह से पकड़ना है, हथियार क्या चलाएंगे। और बहुत से लोग जब सेना में लड़ाई करने चले जाते तो मर जाते थे, उसके बाद में उनका परिवार पूरा हेल्पलेस हो जाता था। सारे परिवार का एक बंदा कमाने वाला वो भी चला गया, मर गया, तो वो परिवार के परिवार खत्म हो जाते थे, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते थे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो है वो सेना में जाने के लिए तैयार नहीं होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में आने के लिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये सोचा कि सैनिकों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो सेना में बहुत जल्दी से भर्ती हो जाए। और वो सेना में भर्ती कैसे होंगे, अगर उनको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, रेगुलर सैलरी, चाहे लड़ाई हो चाहे ना हो, उनको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। पहले क्या होता था, अगर सेना में सैनिक जाएंगे, जीत के आएंगे तो लूट का माल उनमें बांट दिया जाएगा, अदरवाइज कोई सैलरी उनको नहीं मिलेगी। तो मोटिवेशन नहीं आता था, उनको ये लगता था हम तो खेतों में काम करते, ठीक है, वहाँ पे हमें कुछ पैसा तो मिलता है ना, हर सीजन में जो फसल बिकती है हमारे को पैसा आता है, सेना में जाके क्या करेंगे, या युद्ध में जाएंगे, लड़ाई जीतेंगे तो जाके पैसा मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया, एडमिनिस्ट्रेशन जो फौज का है उसको चेंज किया कि रेगुलर सैलरी मिलती रहेगी, चाहे कोई लड़ाई होती है चाहे नहीं हो। दूसरा, कई बार क्या करते थे लोग, सेना में तो भर्ती हो जाते हैं और भर्ती होके नाम लिखा के फिर अपने गांव में चले जाते हैं, अपने खेतों में काम करने लग जाते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने काम क्या किया कि रेगुलर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जितने भी लोग सेना में भर्ती होते हैं उनकी हर रोज़ जो है उनको एक्सरसाइज कराई जाए, उनको प्रैक्टिस कराई जाए, और इसके अलावा पूरा चेक रखा जाए कि वो सेना का इलाका, अपना जो ये उनका कैंट है वो छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा, लोग क्या करते थे, सेना में भर्ती हो जाना, चले जाना अपने गांव में वापस और अपनी जगह पे किसी और को भेज देना।
तो ये चीज़ों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक परंपरा शुरू की, चेहरा और दाग। आजकल हम फोटो खींचते हैं, हर फॉर्म के ऊपर हमारा फोटो लग जाता है। उस समय फोटो खींचने का ऐसा नहीं था, स्केचिंग भी करना बड़ा मुश्किल है, तो नोट कर लिया जाता था कि इस व्यक्ति की इतनी हाइट है, इसका कद इतना है, छाती इतनी चौड़ी है, रंग जो चेहरे का है ये है, इसके आईब्रोज ऐसे हैं, इसके मुंह चेहरे पे ये तिल है, पूरी की पूरी निशानी उसकी इस तरह से रख लेनी कि बहुत जल्दी पहचाना जाए कि ये व्यक्ति है या नहीं है। दूसरा, कई बार क्या होता था कि जमींदारों को बोला जाता था आप घोड़े रखो, या सेनापतियों को बोला जाता था कि 200 घोड़े रखो, सरकारी खजाने में से तुमको पैसे दिए जाएंगे। अब घोड़े तो घोड़े हैं, तो वो क्या करते थे, 50 घोड़े रखेंगे, 100 का पैसा ले जाएंगे, 50 घोड़े रखेंगे। जब बादशाह इंस्पेक्शन पे आएगा तो दूसरे अपने किसी और दोस्त सेनापति के घोड़े मंगाएंगे, 100 घोड़े पूरे करके दिखा देंगे। ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो उसने दाग सिस्टम शुरू किया। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। एक स्टैम्प जिसको ब्रांड बोल दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो सेनापति है उसको 100 घोड़े बोला है, उसका एक ब्रांड का स्टैम्प इशू कर दिया जाएगा। घोड़े की जो पीठ है उसके ऊपर वो स्टैंपिंग कर दी जाएगी, गर्म करके स्टैंप लगा देंगे तो उसकी स्किन के ऊपर वो जो पूरा का पूरा निशान है वो हमेशा के लिए वो गड़ जाएगा और वो ब्रांड पता चल जाएगा कि ये इस व्यक्ति में से आया है। आज भी अगर आप आर्मी में देखते हैं तो उनकी अलग अलग बटालियंस के घोड़े होते हैं, तो घोड़ों की ब्रांडिंग होती है, दूर से पता चल जाता है ये वाली जो बटालियन है इसका घोड़ा है। ये सिस्टम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, चेहरा और दाग परंपरा हम इसको कहते हैं। और इस पर शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन आ जाता है। चेहरा किसका, चेहरा या हुलिया भी इसको कहते हैं, हुलिया और दाग या चेहरा और दाग, ये सिपाहियों के लिए था। अब सिपाहियों को रेगुलर सैलरी भी देना है, तो सैलरी के लिए पैसा चाहिए, खजाने में इतने पैसे नहीं थे। अब क्या करेंगे, उनको फिर अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्लान किया कि जो सिपाही हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उनको अगर हम ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं तो ऐसा काम किया जाए कि उनको हर चीज़ कम पैसे में मिले, उनको उतनी जितनी तनख्वाह मिलती है उतने में ही उनका बहुत बढ़िया गुजारा चल सके। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि सैनिकों के लिए स्पेशल जो है मार्केट में सामान रख दिया जो आम लोगों के लेवल से सस्ता मिलेगा, कंपैरिजन में सस्ता मिलेगा। आजकल आप CST कैंटीन्स जो देखते हैं वो फौज के लिए बनी हुई हैं कि फौज के जो लोग हैं उनको टैक्स फ्री जो सामान है वो मिलेगा, वो आम बाज़ार के सामान से काफ़ी हद तक 10-20% वो सस्ता मिलता है, तो सैनिकों की मदद हो जाती है। ये सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन का बढ़िया पार्ट माना जाता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने ये देखा कि कई लोग क्या करते हैं, फसल आ गई उसको अपने घर में अपने गोदामों में भर लिया और बेचना शुरू कर दिया। आम लोगों में बेचना, अगर तो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया तो फसल बहुत महंगे दामों में बेचना है, अगर फसल बहुत है तो उसको बहुत ही कम करके बेच देना है। तो ये सिस्टम, इससे क्या होता था, बहुत गरीब लोग जो हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारी की सारी करप्शन को रोकने के लिए हर चीज़ का फिक्स किया रेट और उसकी मार्केटिंग करना ज़रूरी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने खेतों में कुछ भी बीजता है तो वो अपने घर में उसको कुछ नहीं रखेगा, उसका कोई हिस्सा जो उसके घर परिवार के यूज़ के लिए चाहिए उतना रख के बाकी सारा जो उसका फसल है वो सारी की सारी सरकारी तौर पे उसको मंडी में ले जाया जाएगा। सरकार जो है मंडी तक पहुंचाने में उसको मदद करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करेगी, इससे ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी बढ़ाए गए। ये अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा काम किया। गांव से कुछ 5-7-10 गाँव के साथ में एक एक मंडी अटैच कर दी गई, जिससे आजकल हम शहरों की बात करते हैं। तो सारे लोग अपनी फसल, अपना सामान, सब्जी फल जो भी है वो सब मंडी में ले जाते थे। मंडी में उन सारी चीज़ों के रेट जो हैं वो फिक्स किए जाते थे, हर एक व्यक्ति को फिक्स रेट के अकॉर्डिंग ही चीज़ बेचनी पड़ती थी। अगर कोई रेट कम करता या ज़्यादा करता तो सरकार की तरफ से उसके लिए कार्रवाई हो जाती थी। इसके अलावा वेट्स एंड मेजर्स, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स बनाए गए। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता कि इसने गलत तोल किया है, कम तोला है, ज़्यादा तोला है या इसके मेजर्स जो हैं, बट्टे जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके खिलाफ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार की तरफ से सख्त कार्रवाई होती थी। ये सारा का सारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। और जो उसने अलग अलग बनाए हुए थे, जो उसके
पार्ट्स किए हुए थे अपने राज्य के, प्रांत, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेज, वो सबकी रिपोर्ट मंगाता था। पूरे साल भर की सालाना रिपोर्ट जो उसके पास आती थी उसमें इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, एवरीथिंग जो है अलाउद्दीन खिलजी खुद उसको देखता था और अगले साल के लिए पॉलिसी बना देता था। इसके बाद में एग्रेरियन रिफॉर्म्स का मैंने आपको बताया कि जो भी फसल है वो सारी की सारी मंडी में जाएगी और फसलों के लिए पानी का प्रबंध करने के लिए सरकारी तौर से काफ़ी हद तक जो है नई नदियाँ, जो नई नहरें बनवाई गई और कई जगह पे कुएं लगवाए गए ताकि लोगों को पानी की कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसके बाद मार्केट रिफॉर्म्स मैंने आपको बताया कि मार्केट्स पहले तो इस्टेब्लिश की गई, सामान लेने जाने के लिए वो सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया, रेट्स फिक्स किए गए और इसके अलावा वेट्स एंड मेजर्स जो हैं वो सारे के सारे फिक्स किए गए। अगर आप आजकल मॉडर्न सिस्टम को कंपेयर करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सिस्टम के साथ में तो बहुत हद तक सिमिलर है। आजकल हमारी जो मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम है, मॉडर्न एग्रेरियन सिस्टम जो है, स्पेशली हमारा मॉडर्न जो फौज का सिस्टम है वो काफ़ी हद तक अलाउद्दीन खिलजी के समय से जो स्टार्ट हुआ था वो एज इट इज़ चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो मेरा वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा गूगल क्लासरूम कोड है और उसमें इसी से रिलेटेड मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।